हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में मैं मैथ्स का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आई हूँ, जो है आपका 2019 का पेपर। इस पेपर को देखने से होगा क्या आपका, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, जो फॉर्मूला आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, रिवीजन आपका हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आना है एग्जाम में, कितने बड़े क्वेश्चन यानी कि कितने लेंदी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, किस तरीके से मेथड वहाँ पर लगाना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा, कैसे टाइम मैनेज करना होगा, सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस पेपर को इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा कि 1 घंटे में आप इस पेपर को पूरा कर सकें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताती हुई चलूँगी। मेरा आंसर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देना, पहले अपना सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, वही है आपका पैटर्न। 25 नंबर का पेपर आना है, 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और आपके 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो विकल्पीय, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। तो जब ये चैप्टर परमेय संख्या का पढ़ाया था, वहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट डाल के बताया भी था कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होती हैं, अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सा आपका हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़िए, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक मान लो ले लिया हमने 3, और इसका प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो भी दिया होगा उसका बस चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, तो योगात्मक प्रतिलोम इसका क्या बनेगा, -3। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से क्या होता है, बड़ा होता है, और ये बात सत्य भी है, 3 - 3 से बड़ा होता है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़िएगा, 21 की या बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिएगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ऋणात्मक पूर्णांक ले लो कोई भी, -4 ले लिया, इसका योगात्मक प्रतिलोम बनेगा 4। और क्वेश्चन के जो पॉइंट है उसमें है कि ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा होता है योगात्मक प्रतिलोम से, यानी कि -4 4 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 7 शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो शून्य आपका किस में आता है, इंटीजर में आता है, तो शून्य तो पूर्णांक होगा आपका, ये भी गलत हो गया। -17 ग्रेटर देन -5, तो आपका देखिए माइनस का जो 17 है आपका, वो -5 से बड़ा नहीं होगा, छोटा होता है। माइनस में अगर आपकी कोई भी बड़ी संख्या लिखी है और अगर हम उसका माइनस की किसी छोटी संख्या से कंपैरिजन करेंगे, तो माइनस में जो छोटा मान लिखा होगा वो बड़ा होता है, और माइनस में जो बड़ा मान लिखा होता है वो छोटा होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 की अनुवर्ती संख्या। तो पहले तो निकालो 21 की अनुवर्ती संख्या क्या निकल के आएगी, अनुवर्ती के लिए हम 1 प्लस करते हैं और पूर्ववर्ती के लिए 1 माइनस करेंगे, तो 21 की अनुवर्ती आएगी 21 + 1 यानी कि 22। ठीक है, और इस अनुवर्ती की भी अनुवर्ती पूछी, यानी कि 22 और 1 23, यानी कि ऑप्शन आपका क्या, द वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा की माप क्या होगी। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है 0.5, जो कि किस में, हेक्टेयर में है। लंबाई यानी कि कोई भी एक भुजा मान लो, एक भुजा हमने मान ली, लंबाई मान लिया 125 मीटर, चौड़ाई हमको पता नहीं है, बी फाइंड करना है। अच्छा, नोट पॉइंट यहाँ पर डालकर लिखिएगा, 1 हेक्टेयर बराबर होता है आपका 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर कर दूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट डाल के लिख लो कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 0.5 की जगह कितना हो जाएगा, हेक्टेयर को हटा के, तो 0.5 गुणा 10,000, ठीक है, बराबर 125 गुणा बी। मल्टीप्लाई कर दो तो एक पॉइंट से एक ज़ीरो चला जाएगा, नहीं तो पॉइंट हटाया नीचे 10 हो जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, 5 का मल्टीप्लाई किया कितना बन गया आपका 5,000। 125 इधर से इधर आ जाएंगे भाग में, और बी, तो 25 दूनी 50, 200 हो जाएगा, और 25 पंजे 125, 5 चौके 20, और ये 0, यानी कि 40 निकल के आ गया। यानी कि जो चौड़ाई है दूसरी भुजा है वो कितनी है, 40 मीटर। 40 मीटर कहीं ऑप्शन दिया गया है आपका, ये रहा 40 मीटर, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे, सॉल्यूशन आपने देख ही लिया है, अब हटा देते हैं सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, 1 घन मीटर बराबर है, 1 घन मीटर बराबर कितने लीटर होते हैं आपके,
तो 1 घन मीटर बताया था आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका द सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपका दिया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना दिया है आपको, माइनस का 1/3। ठीक है, एक संख्या हमने मान ली क्या है x, और एक संख्या तो हमें प्रश्न में दी ही जा रही है, कितनी दी जा रही है, माइनस का 5/18। यानी कि x में -5/18 प्लस किया तो योगफल मेरा कितना आ रहा है, 1/3। लिख लिया। अब सॉल्व कर दो। x ये माइनस का 5/18 है ना, इधर जाएगा कितना, या फिर इसको इस तरीके से लिख लो, 5/18 बराबर माइनस का, ये माइनस का था ना, माइनस का 1/3। ये 5/18 माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस में पक्षांतर हो जाएगा ना, तो प्लस में कर दो। x बराबर माइनस का 1/3 प्लस 5/18। अब नीचे 3 और 18 का एलसीएम ले लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम 18 ही आएगा। 3 6 18 माइनस का 6, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/18। ठीक है, माइनस का 1/18 आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी वाली संख्या हो जाएगी जो हमें याद करने को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 7 नंबर का, एक वर्गाकार खेत की भुजा आपको दी गई है 3x + 17 मीटर। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर कितना है, माइनस का 3। तो बस फॉर्मूला लगा दो या खेत की भुजा बना लो, यानी कि वर्ग की भुजा या वर्गाकार खेत की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितना है आपका, 3x + 17। ठीक है, आप चाहें तो x का मान यहीं पर रख लें, चूँकि प्रश्न के अनुसार x का मान कितना दिया है, माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई कर दो x का मान रख के, प्लस का 17 हो जाएगा आपका। 3 तिरका 9 माइनस का 9 प्लस 17, 17 में से 9 गए, यहाँ पर कितना बचेगा, 8। यानी कि 8 मीटर वर्ग की भुजा निकल के आ गई। अब क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। तो हम सभी जानते हैं, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं वी नो दैट, या हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और ए का मान कितना निकल के आया हमारा, 8। तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 × 2 64 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण 12/5 यहाँ पर लिख देते हैं दोबारा से, 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x + 5 में x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो यहाँ पर। तो करिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 12/5 का 12/5 ही रहने दिया, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना बनेगा आपका, 5 और 2 + 2x। 5 से 5 आपके कट जाएंगे, चाहे पक्षांतर करके पक्षांतर कर दो तब काट दो इसको, तो वैसे काट दीजिए। 12/5 गुणा 5, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 निकल गया, 2 का भाग देना पड़ेगा 1, और 2x में भी क्या बचेगा, x। ठीक है, 5 से 5 चला जाएगा आपका 12, 2 को इधर पक्षांतर करो, 2 गुणा में था इसलिए जब इधर पक्षांतर होगा तो भाग में आ जाएगा, 12/2, 1 + x बचेगा यहाँ पर, 2 छिंग 12, तो 6 बराबर 1 + x, 1 प्लस का है उधर, इधर आएगा माइनस का, तो 6 माइनस का 1 बराबर x। क्या बचेगा, 6 में से 1 गया 5, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक है, x बराबर कितना निकल के आया, 5। जैसा चाहो आप लोग वैसा कर सकते हो। ठीक है, जिस भी तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो सीधे सीधे 2/5 को पक्षांतर कर लो, उसके बाद सॉल्व कर दो, जैसा तरीका आप लगाना चाहे वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 9 क्वेश्चन है, 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आपको डिवीज़न मेथड बताया था, उसी से निकाल दो। यानी कि सबसे छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में किसी भी एक संख्या में डिवाइड दे दो आप। तो 114 से हम दे देते हैं यहाँ पर, किसमें, 133 में दे दो या 380 में, जिसमें चाहें उसमें दे दीजिए। तो पहले 133 में दे लो, जैसा चाहो उसमें, दोनों में देख के हमें चेक करना पड़ेगा।
तो कितनी बार जाएगा आपका, एक ही बार जाएगा, यानी कि 114। माइनस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा आपका, 9 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यानी कि 19। और 19 से फिर हम क्या करेंगे, ये जो 114 है इसमें डिवाइड करेंगे, तो 19 से आपका 114 में जाएगा 6 बार, 19 छिक्के 114 होते, तो 114 माइनस के यानी कि 0। अब यहाँ पर जो भी मासा निकल के आता है ना, उस मासा से हम चेक करते हैं कि दूसरी वाली संख्या विभाजित हो रही है या नहीं। तो इस 19 से चेक करो कि 380 डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 19 से करेंगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा आपका, कुछ नहीं बचा, 0 से तो 0 टाइम चला जाएगा, यानी कि 20। ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मासा कितना हो जाएगा इसका HCF निकल के आ जाएगा 19। ठीक है, ये HCF निकल के आ जाएगा इसका 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। पार्श्व चित्र में यदि AC बराबर BD और BC बराबर AD हो, तो यहाँ पर मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ लाइन। एक लाइन आपकी ये रही और एक ये रहा। ठीक है, डार्क नहीं आ रहा है ना, तो डार्क आ जाएगा आपका। ये रहा A वाला पॉइंट, ये आपका B है, ये C है और ये आपका D है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्श्व चित्र में AC बराबर BD, यानी कि AC ये रही और BD ये रही। AC किसके बराबर है, BD के, और BC बराबर AD हो। BC ये वाली भुजा और AD ये रही, AD ये है, BC ये, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो। तो निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सब किसके हैं, सर्वांग समता का साइन है, यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम। अब कैसे ये फाइंड करेंगे कौन सा किसके सर्वांग सम है, तो सबसे पहले क्या है, AC और AC बराबर किसके है, BD के है। तो यहाँ पर तो ABC दिया है, यानी कि ABC किस तरीके से बन रहा है आपका त्रिभुज, ABC ऐसे बन रहा है, यानी कि सबसे पहले AB भुजा आ रही है। ठीक है, इसके बाद कौन सी, BC भुजा आ रही है। BC भुजा किसके बराबर थी आपकी, AD के बराबर। ठीक है, BC भुजा किसके बराबर है, AD के बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी मिलेगा हमें, वो किस तरीके से हम इस ऑप्शन को लिखेंगे, BC भुजा ये रही और ये भुजा इसके बराबर थी, तो हमारा जो त्रिभुज चलेगा वो यहाँ से चलेगा BAD। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को। यहाँ पॉइंट एक ये रहा A, एक ये रहा B, एक ये रहा C और एक ये रहा D। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC बराबर था BD के, AC भुजा रही ये भुजा किसके बराबर थी, BD, यानी कि इसके बराबर थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, BC भुजा। BC भुजा कौन सी है, ये वाली है, ये किसके बराबर थी, AD भुजा के बराबर थी। ठीक है, ये नीचे वाली भुजा हमारी क्या है, उभयनिष्ठ है। अब क्या सर्वांग समता सिद्ध करनी है, तो हम त्रिभुजों को लिखेंगे कैसे। यहाँ पर तो सभी ऑप्शन में क्या है, ABC, तो ABC हमारा कैसे चलेगा, ABC, ये त्रिभुज इस तरीके से चला। ठीक है, तो अगला वाला त्रिभुज कैसे चलेगा हमारा, यहाँ पर देखो AB भुजा कॉमन मिल रही है तो वो तो आ जाएगी। इसके बाद हमें कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, BC, और BC भुजा किसके बराबर थी, AD के। तो नेक्स्ट वाला जो त्रिभुज लिखा जाएगा वो कैसे लिखना पड़ेगा हमें, उसमें बीच में AD आना चाहिए, तो BAD। तो ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD, तो ये वाला ऑप्शन आपका जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, क्लियर हो गया, लिखना आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -4 ब्रैकेट में 4 - 17, सॉरी माइनस ब्रैकेट में 4 - 17 प्लस 10 गुणा 3 माइनस का 5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चलिएगा, माइनस का माइनस लगा रहेगा, -17 में से 4 आपका जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -13, तो -13 लिख दो, प्लस 10 और 3 को सॉल्व किया तो 10 में कितना हो जाएगा, 30, 30 का 30 लिख दिया, -5। अब ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को हटा दो, अंदर माइनस और बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर वो मैं नियम आपको पहले फिर से बता देती हूँ, अगर दो सेम साइन है यानी कि प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें प्लस मिलेगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो भी हमको क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। और एक माइनस है और एक प्लस है, तब क्या आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस, फिर एक प्लस और एक माइनस है तब भी मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, माइनस। कहने का मतलब हुआ अगर दो सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा तो हमें प्लस मिलेंगे, और अगर दो अपोजिट साइन के मल्टीप्लाई होंगे तो हमें माइनस मिलेंगे। ठीक है, वो सेम साइन माइनस भी हो सकते हैं और वो सेम साइन प्लस भी हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 13
प्लस का 30 माइनस का 5। फिर हम करेंगे एडिशन, 13 और 30 कितना हो जाएगा 43 माइनस का 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गए 8 बचेगा और 3 इधर का 38 आपका निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से यानी कि बोर्ड मास का नियम लगाते हुए इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट आपका लघुत्तरीय प्रश्न है पहला, जो आपका भिन्न से है और एक क्वेश्चन भिन्न से आना ही आना है आपका। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो बस छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़िए और क्वेश्चन के अनुसार बनाते हुए चलिए। भिन्न का हर उसके अंश से, भिन्न कैसे बनती है आपकी, भिन्न कभी भी बनेगी तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिन्न का हर उसके अंश से x अधिक है। अंश को अगर हम x मान लें तो उसका हर क्या बनेगा, अंश से एक अधिक यानी कि x प्लस 1। तो यहाँ पर भिन्न क्या बन गई, x अपॉन x प्लस 1। ये मेरी बन गई भिन्न। अब आगे क्या बोला है, प्रश्नानुसार अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न ने क्या कहा है। ठीक है, अंश और हर दोनों में से, तो पहले भिन्न बनाओ। हमारी भिन्न क्या बनी थी, x अपॉन x प्लस 1। अंश में से भी एक माइनस किया और हर में से भी एक माइनस किया और भिन्न बन गई हमारी 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करो तो क्या बनेगा, x माइनस 1 अपॉन x बराबर 1/2। इधर आ जाएंगे तो x माइनस 1 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या बनेगा 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू x। ये x पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। चूँकि x हमारा किसका है, इधर x हमारा प्लस का है तो इधर आने पे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का x और प्लस माइनस के 2 को उधर पक्षांतर कर दे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, तो प्लस का 2। 2x से x गया तो क्या बचेगा, x बराबर 2। x का मान निकल के आ गया 2। अब हमें क्या बनानी थी, भिन्न बनानी थी। तो भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, x की जगह रख दे 2। तो यहाँ पर देखो अंश क्या था हमारा, x ही था। भिन्न हमारी थी x अपॉन x प्लस 1। तो x की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 1 यानी कि क्या बन गई 2/3। भिन्न हमारी बन गई है 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे और एक क्वेश्चन भिन्न का आना ही आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, दो संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, मान लिया हमने कोई एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या y है। दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 14। क्योंकि x में से y घटा रहे हैं तो सीधी सी बात है x को हमने बड़ी संख्या मान लिया, y को हमने छोटी संख्या मान लिया। प्रश्नानुसार हमारी कंडीशन क्या दी है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। प्रश्नानुसार हर बार लिखिएगा। प्रश्नानुसार हमसे क्या बोला है कि बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या हमने क्या मानी है, बड़ी संख्या हमने x मानी थी, तो बड़ी संख्या का आधा हो गया x/2। क्या है, छोटी संख्या के 2 गुने से, छोटी संख्या का 2 गुना कितना हो गया 2y, और इससे कितना कम है 2 ही कम है, तो 2y माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे सॉल्व, तो वही मतलब 2 को पक्षांतर कर दो तो क्या बनेगा x बराबर 4y माइनस का 4। ठीक है, चाहो तो इस वाले समीकरण से x का मान रख दो, चाहो तो ये मान लो, ये समीकरण 1 मान लिया और ये समीकरण 2 मान लिया। चाहो तो समीकरण 2 का मान उठाकर क्या कर दो, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, जिस तरीके से आप करना चाहे, दोनों समीकरण को प्लस माइनस करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें मान क्या है, दोनों संख्या याद करनी है तो हम x और y दोनों का ही मान निकालना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, ये वाला मान उठाकर रख देते हैं यहाँ पर। सीधे सीधे x बराबर निकला हुआ रखा है तो हम सीधे सीधे रख देते हैं। x बराबर रखा तो क्या आ जाएगा 4y माइनस का 4 और ये माइनस का y बराबर कितना हो गया 14। 4y में से 1y चला जाएगा, कितना बचेगा 3y, और इधर आपका जो 4 बचा हुआ है उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 4 यानी कि 18। तो 3y इज इक्वल टू 18। 3 से y, सॉरी 18 क्या कितना 6 बार, तो y बराबर कितना निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। ये y का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, जिसमें भी आपको अच्छा लगे। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में ही रख देते हैं y का मान। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहीं पर लिख देते हैं छोटा सा। समीकरण 1 हमारा था क्या, x माइनस वाई बराबर 14।
ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखा तो क्या हो जाएगा, y का मान रखने के बाद x माइनस का 6 बराबर 14, x बराबर कितना हो जाएगा 14 प्लस का 6 यानी कि 20। तो x का मान निकल के आ गया 20 और y का मान निकल के आ गया 6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है, इस तरीके से दिया गया है। इसको 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों में विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। तो मैंने आपको जो आंकड़ों वाला चैप्टर कराया था ना, आंकड़ों की बारंबारता, वहाँ पर मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वहाँ पर वो क्लास देख लो, आपका माध्यिका वगैरह सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। और बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं है, हम आपका टाइम बचाने के लिए बहुत छोटे छोटे शॉर्ट में ही सारी चीज़ आपको बता देते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर से समझाऊंगी। क्वेश्चन क्या हो आपका इस तरीके से लिख कर आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के जितने भी नंबर हैं सबको हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो, किसी भी एक क्रम में जो भी आपको सुटेबल लगे। कभी कभार अब हम यहाँ पे ये भी बता दूँ आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम आपका होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, इसको आरोही को समझो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अवरोही को समझने के लिए क्या है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है आपका। और आरोही इंक्रीजिंग, यानी कि इसमें इंक्रीज होता जाता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आंकड़े सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके पहले से ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद सारणी बनाना सीख लो। सारणी कैसे बनाएंगे, तो सारणी बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग अंतराल डालेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद डालेंगे बारंबारता और इसके बाद हम डालते हैं टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। ठीक है, और इसको इस तरीके से लाइन करके एक अच्छा सा बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर आपका क्या है, 48 स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करें 45 से नंबर ले लो, चाहे 40 से नंबर ले लो, पर 45 नज़दीक आ रहा है ना, तो और 40 से कोई संख्या भी नहीं पड़ रही, ऐसी कोई संख्या भी नहीं है जो 45 के करीबन हो, या फिर 40 41 42 हो, तो फिर हमें 45 से उठाना ज़्यादा ठीक लगेगा। तो हमने क्या किया, इनको 45 से उठा लिया, यानी कि 45 से 50। अब देखो फिर अगला क्या बनाएंगे, 10-10 का बनाना है, सॉरी 45 से 55 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोल दिया 10-10 का विस्तार करिए। तो 45 से 55, नेक्स्ट बनेगा 55 से 65, 65 से 75 और नंबर 88 तक है। तो अगला चलिए 75 से 85 और एक आगे आएगा 85 से 95, 75 से 85 और 85 से 95। ठीक है, अब चलिए अब इसमें कैसे काउंट करेंगे। तो जो पीछे का होते है इसको बोलते हैं उच्च सीमा, और जो आगे दिया होता है वो होती है आपकी निम्न सीमा। ठीक है, ये जो 55 नंबर है ना, वो इस वाले उसमें ना आके अगले वाले में काउंट होगा, यानी कि लास्ट वाला जो होता है वो उस वाले में ना काउंट होके अगले वाले में जाएगा। ठीक है, 55 हो गया, 65 हो गया, 65 होगा तो इस वाले में काउंट करेंगे, 75 अगले वाले 75 में, 85 अगले वाले उसमें, इस तरीके से इनको काउंट करेंगे। चलो काउंट करो, 45 से बड़ी और 55 तक, यानी कि 55 से पहले तक की, यानी कि 54 तक की सारी संख्याएं आ जाएंगी इस वाले में। 45 से 54 तक जितनी भी दी हो तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपकी आ गई इसकी बारंबारता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 55 से 65, यानी कि 55 से लेके 64 तक के जितने नंबर होंगे सब आ जाएंगे। कितने हैं, 1 2, ये तो 66 है तो ये तो अगले वाले में जाएगा, यानी कि सिर्फ 2। ठीक है, अब इसको टैली चिन्ह से कैसे दिखाएंगे, टैली चिन्ह से दिखाने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 बना लिया, उसके बाद 5 के लिए एक तिरछी लाइन, 5 बन गया, हमें दिखाना कितना है 8, तो फिर स्टार्ट हो जाओ 5, उसके बाद 6 7 8, तो ये 8 का टैली चिन्ह बन गया। 2 के लिए टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे, 2 सीधी लाइन। ठीक है, अब ऐसे ही बाकियों के भी आपको करने हैं। चलिए मैं करवा ही देती हूँ, अब जब मैं रिवीजन करवा ही रही हूँ। तो 65 से 75 के बीच, यानी कि 65 से शुरू करेंगे, 74 पे जाके रुक जाना,
74 के बाद वाली संख्या इसमें नहीं आएंगी, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएगा इसमें। 75 से 85 में कितना आएगा आपका 1 2 3, और फिर 85 से 95 में आपका 2 आ जाएगा। और इनके टैली चिन्ह तो आप बना ही लेंगे, तो टैली चिन्ह सभी के बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 8y का होल क्यूब। उम्मीद करती हूँ सभी को फॉर्मूला अब तो याद हो गए होंगे, और मैंने आपकी एक फॉर्मूला की क्लास भी करा दी है, पूरी सारे सूत्र लिखे हुए हैं उसमें। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मान लीजिए पूरे को a और इसको पूरे को मान लो b। तो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बन गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो आराम से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, ए प्लस बी। चलिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखना है, और ऐसे एक फॉर्मूला आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। अब आगे हम फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों के ही। चलिए, तो लगाइएगा। ए क्यू यानी कि ए पूरा पद है हमारा 8y प्लस 3x, तो लगा दो ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि ए माइनस का बी। ए का मान कितना है 8y प्लस 3x, पूरा ए लिख दिया, माइनस का बी तो माइनस लगाया, बी का मान कितना है 3x प्लस 8y। तो अंदर के सबके चिन्ह बदलते हुए भी लिखिएगा, तो क्या होगा आपका 3x माइनस का 8y। ठीक है, देखो इस तरीके से अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाना चाहूँ तो माइनस लगाया, इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए बड़ा ब्रैकेट लगाया, माइनस का कितना है बी का मान क्या है आपका 3x प्लस 8y। इस तरीके से लिख लो, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसमें क्या आ जाएगा ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा आपका, पहले ए का मान लिखो 8y प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। बी क्या है आपका 3x प्लस 8y, तो लिख दो 3x प्लस 8y और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है आपका माइनस में क्या होगा प्लस में चेंज हो जाएगा, और प्लस का क्या लगा देना है ए बी। तो प्लस ए का मान कितना है 8y प्लस 3x और बी का मान कितना है 3x प्लस 8y, सॉरी 3x माइनस 8y। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। पूरा ब्रैकेट जो है ऊपर का वैसे ही आ जाएगा 8y प्लस का 3x, माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा करो, तो माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो ये 3x किसका हो जाएगा प्लस का है, ये किसका हो जाएगा माइनस का 3x। 8y किसका है प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का 8y। ठीक है, और बाकी पीछे का ब्रैकेट पूरा का पूरा उतार लेना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर आप इस वाले को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 8y से 8y घट गया 0, 3x से 3x घट गया यानी कि 0, कितना मिल गया 0। और जब हम 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पद मेरा क्या हो जाएगा 0। देखने में क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा था और आंसर क्या आया लास्ट में 0 आया है निकल के। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी जब भी क्वेश्चन करो तो इस तरीके से करो। बड़े क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, बस थोड़ी आपको वहाँ पर स्मार्टनेस दिखानी है कि पहले हम क्या करें उसको मान लें। यहाँ पर देखो a मान लिया, इसको मान लिया b, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना लिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है आपका a माइनस बी एक ब्रैकेट में
और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर क्या है, जो ऊपर लिखा है इसी को नोट कर लेना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर क्या निकल के आएगा आपका? 0 निकल के आएगा। ठीक है, क्यों निकल के आया है 0? क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये था प्लस वाले ये माइनस हो गए थे अंदर जाके और जाके घट गए थे, इसलिए आपका कितना निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान में 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। यानी कि मैदान की लंबाई कितनी है? 30 मीटर, वो लिखा हुआ है। मैदान की चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। मैदान में कितनी वर्षा हुई है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि ऊंचाई कितनी हो गई है यहाँ पर? h बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर को चाहो तो मीटर में चेंज कर लो, कोई दिक्कत आएगी क्या? मीटर में चेंज करने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा? 100 का, और 100 का भाग देने से क्या हो जाएगा? 0.05 मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, देखो यहाँ समझा देते हैं। 5/100, चाहो तो वैसे काट दो वरना 2 0 हैं तो 2 पॉइंट पहले दशमलव हम लगा दें, यानी कि 0.05 लग जाएगा आपका दशमलव। ठीक है, अब ये क्या बन गया? यानी कि यहाँ पर क्या पूछा? कि कुल कितने लीटर पानी भरा, यानी कि क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो पहले तो आयतन निकालो। यानी कि एक घनाभ सा बन रहा है कुछ। देखो ना L बराबर है ना H, मतलब L भी H बराबर नहीं है, तो एक क्या है आपका? घन टाइप का बन रहा है, घनाभ सा। तो अब इसमें कितना, इसका कितना मतलब कितने लीटर पानी है, कितना पानी आएगा, पहले तो ये निकालो। यानी कितना उसने घेरा है स्थान। तो क्या आपका निकल जाएगा? LBH। तो लगा दो 30 × 15 × 0.05। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 × 3 = 45, यानी कि 450 हो गया, गुणा 0.05। 5 का गुणा कर दो तो 0, 5 25, 25 कैरी 2 जाएंगी, 5 चौके 20 और 2 22, 2 अंक दशमलव था, 2 अंक दशमलव यहाँ लग गया, यानी कि 22.50, वो भी क्या? मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में आंसर आया है। पर क्वेश्चन में क्या है कि इस मैदान में कुल कितने लीटर पानी गिरा है। हमें आंसर किस में चाहिए? लीटर में। और हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1000 लीटर। ये क्वेश्चन भी आपका अभी आया भी था ऑब्जेक्टिव में। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना है? 1000 लीटर। तो बस इसमें क्या कर देना है? 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 22.50 × 1000। ठीक है, 2 0 और 2 ये पॉइंट चले जाएंगे और बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधे सीधे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 22 50, 3 0 लगा दो, 1 2 3, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका दशमलव, यानी कि 22,500 लीटर आपका पानी आ जाएगा। ठीक है, 22,500 लीटर पानी। आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, 22,500 लीटर पानी गिरा, ये आपका है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई आपको दी है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सारी मापों को एक में ही चेंज कर लो। सेंटीमीटर में 2 ऑलरेडी दी है तो हम तीसरी को भी सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। L बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर दिया है हमें, B बराबर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लिख दिया, और C बराबर कितना दिया है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को चेंज करो तो 1 मीटर को चेंज कर लो किस में? 100 में चेंज हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, और ये 20 जाके ऐड हो जाएंगे, यानी कितना बन गया? 120 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? L × B × H। तो LBH लगा दो। L का मान रख दिया 80, B का मान रख दिया 40 और H का मान रख दिया हमने 120। तो अब बस कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 और फिर यहाँ पर 2 0 लगेंगे, ये दोनों गुणा 120, 12 का गुणा कर दीजिए,
तो 12 दूनी 24, 2 आपके हाथ से लग जाएंगी, 12 तियाँ 36 और 2 38, 384 और 3 0। लेकिन ये आंसर किस में निकल के आया है? सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आया है। हमें आंसर किस में चाहिए था? घन मीटर में। देखो सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया है? 1 सेंटीमीटर इसके साथ लगा था, 1 सेंटीमीटर इसके साथ लगा था, 1 सेंटीमीटर इसके साथ, और तीनों सेंटीमीटर का क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इस सेंटीमीटर क्यूब से हम क्या करेंगे? मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 384, ठीक है, 3 0, और कितने मीटर क्यूब है? गुणा 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर निकल के आएंगे? 1/100, यानी कि 100 का भाग देना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 384 गुणा 3 0 गुणा 1/100 मीटर, और उसका क्या लगाना पड़ेगा? होल क्यूब। इतनी सी बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? इस क्यूब को खोल दो। तो इस क्यूब को खोलने के बाद क्या हो जाएगा आपका? 3 0 थे ना, 3 0 का क्यूब, यानी कि 100 का क्यूब जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/60, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर 3 0 थी, नीचे 3 0 से 3 0 आपकी कट जाएंगी ऊपर नीचे की, और क्या ये तो 3 0 बची हैं, क्या हो जाएंगी? पॉइंट लगा कर लिख दीजिए, 0.384 मीटर क्यूब। तो आंसर आपका जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है। 100 का भाग जब देते तो ऐसे ही करते, नीचे से जितने 0 लगे थे ऊपर क्या होगा? उतने अंक पीछे से काउंट करके दशमलव को लगा देते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको क्या करना है? सरल करना है। तो चलिए स्टार्ट करिए इसको सरल करना। 2x², कुछ नहीं, ब्रैकेट खोलते हुए चलेंगे, ठीक है। और अगर ब्रैकेट में कुछ जुड़ रहा है तो उसको जोड़ दो, वैसे तो कुछ जुड़ नहीं रहा है। तो करते हुए चलिए, 2x² प्लस का 8x³ प्लस का 11x माइनस का 12। माइनस लगा है, अंदर जितना भी लिखा है उन सबके चिन्ह बदलते हुए लिखते चलिए, ठीक है। प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का। माइनस का 5x² क्या हो जाएगा? प्लस का 5x², माइनस का 2x यानी कि प्लस का 2x, प्लस का 13x³ यानी कि माइनस का 13x³, और माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। अंदर वाले में भी क्या है? माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के क्या है? अंदर वाला जो ब्रैकेट है दूसरा, उसके बाहर भी माइनस लगा है, तो अंदर सबके क्या है? चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या बनेगा आपका? प्लस का 4 माइनस का 2x, फिर 3x² क्या है? माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 3x², फिर आपका माइनस का 5x³ है, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 5x³, ठीक है। अब जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो, जो घट रहे हैं उनको घटा दो। तो सबसे पहले x की कौन सी घात? सबसे बड़ी वाली घात के पीछे चले जाओ। सबसे बड़ी घात कौन सी है? x³ है। x³ आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है? एक x³ ये रहा, एक x³ ये रहा, और एक x³ ये रहा। 8 5 13 x³ प्लस के और 13 x³ माइनस का, यानी कि कितने x³ बचे आपके? 0 बचे हैं, तो 0 हमने लिख दिया। फिर हम जाएंगे x² के पास। तो x² देखो, 2x² ये रहा, 5 ये रहा, 5 2 7, और फिर आपका 3 ये रहा, 7 3 10, यानी कि 10x² मिल गया। इसके बाद केवल x के पास जाओ। x कितने हैं? 11x ये रहे, 2x ये, 11 और 2 आपका 13x हो गया, और उसके बाद ये रहा माइनस का 2x। तो 13 में से 2 गए, यानी कि फिर से आपके कितना बच जाएगा? 11x, वो भी किसका? प्लस का। तो प्लस का 11x। चाहो तो सीधे सीधे इनको कट भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा करना मत, ठीक है। अगला आपका क्या बचा हुआ है? 12 माइनस का 12 ये रहा, और उसके बाद आपका प्लस का 2 ये रहा। 12 में से आपके 2 चले जाएंगे, यानी कि 10 बचेगा। माइनस का 10, और आपका ये रहा 4। तो माइनस के 10 में से आपका जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, यानी कि माइनस का 6 बचेगा।
ठीक है, बाकी तो आपका कुछ बचा हुआ नहीं है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। 10x² प्लस का 11x और माइनस का 6। अगर आप चाहें इसके गुणनखंड बनाना तो आप गुणनखंड बना सकते हैं, वरना आप आंसर इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, गुणनखंड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है वो भी आपको बता देते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपसे बोलें एग्ज़ाम में कि गुणनखंड बनाओ तो गुणनखंड बनाओ, नहीं तो नहीं। सरल करने को बोला था, सरल हमने कर दिया। गुणनखंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे वाले का आगे में, तो 10 6 कितने हो गए आपके, 10 का 6 में गुणा किया, कितना बना, 60 बना। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 11। यानी कि ऐसी संख्या, और 6 से पहले चिन्ह कितना लगा है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसी दो संख्याओं को ढूंढिए जिनका गुणा करने पर आए 60 और माइनस करने पर हमें मिले 11। तो कहाँ पे मिलता है 60, 15 चौके 60, और 15 में से 4 गए आपका, तो कितना मिल जाएगा आपको घटाने पर, 11 मिल जाएगा। तो उस तरीके से इसको चाहें तो और सरल कर लो, 10x² प्लस 15 माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, x माइनस का 6। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दो, 10x² प्लस का 15x माइनस का 4x और माइनस का 6। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 10 और 15 में से कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन आएगा, तो आपका 5x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2x और प्लस का 3। इधर कॉमन लेंगे तो माइनस का 4x और माइनस का 6 में से माइनस का 2 ही कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका 2x और प्लस का 3। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों क्या, ये दोनों ही ब्रैकेट कॉमन मिल रहे हैं, ब्रैकेट को कॉमन ले लो, 2x प्लस का 3 एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा 5x माइनस का 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। और चाहें तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, सरल ही तो करना था, यहाँ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपके 18 क्वेश्चन मैंने पूरे करवा दिए हैं आज की क्लास में। ठीक है, थोड़ी बड़ी क्लास हो गई होगी आपको, लेकिन ये आपकी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। जितना भी है मैंने आपको डीपली समझा दिया है कि इस तरीके से सॉल्व करना है, और यहाँ से आप समझ भी गए होंगे कितना टाइम आपको लगेगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है कि आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन हो जाए, कोई भी आपका प्रश्न छूटे ना। सारे प्रश्न करके आइएगा, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में पूरा करके आना पेपर, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी लिख के आओ। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उससे मिलता जुलता आपको जो भी आता है वो लिख के आइए। ठीक है, क्वेश्चन को खाली मत छोड़िएगा। ठीक है, और कोशिश ऐसी करिएगा कि आपका पेपर समय से पूरा हो जाए। 1 घंटे का टाइम होता है, और पेपर थोड़ा आपका सेकेंड सेमेस्टर में बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ्स में, हिंदी में भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, इंग्लिश में भी लिखने के लिए आता है, तो आपका 1 घंटे का ही समय मिलता है, तो थोड़ा स्पीड अपनी वहाँ पर तेज़ रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।